दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के इतिहास भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद के आरंभ और उसके प्रभाव के बारे में, रूसी क्रांति 1970, प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति के संबंध में, अक्टूबर क्रांति और फरवरी क्रांति क्या थी और इसका रूस और विश्व के अन्य भागों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके अलावा समाजवादी समाज और उसकी विशेषताएं क्या हैं, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में, और साथ ही कौन कुछ जो शब्द इम्पॉर्टेंट शब्द आए हैं उनके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सामाजिक परिवर्तन का युग। तो पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा है और ये भी जाना है कि यूरोप में जो स्वतंत्रता और समानता के विचार फैल रहे थे उसके बारे में भी आपने जान लिया। फ्रांसीसी क्रांति ने दोस्तों सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने की संभावनाओं को सूत्रपात कर दिया था। और 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस का जो समाज था मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। 3 स्टेट्स थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण होता था। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो जो फ्रांसीसी समाज था उसकी संरचना में पूरी तरह से बदलाव हो गया। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। और दोस्तों भारत भी इससे प्रभावित हुआ। भारत में राजा राम मोहन राय और डेरेजियो यानी हेनरी विवियन डेरेजियो जो यंग बंगाल आंदोलन का अग्रदूत था, तो राजा राम मोहन राय और डेरेजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और बहुत सारे लोग क्रांति के बाद यूरोप की परिस्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। और आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया था। लेकिन दोस्तों यूरोप में जो लोग थे वो सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे और इन सवाल पे सबकी राय भी अलग अलग थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन ये चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा या एक वर्ग मानता था कि समाज का आमूल परिवर्तन और पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स थे, तो कुछ उदारवादी यानी लिबरल्स थे, या फिर आमूल परिवर्तनवादी या रेडिकल। इन समाधानों के पक्ष में लोग थे। तो रूढ़िवादी, उदारवादी और आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या अर्थ था, राजनीति में इन धाराओं में क्या अंतर थे और कौन सी बातें इनमें एक समान थी, यहाँ इन सब के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है दोस्तों, ये जो शब्द हैं उदारवादी, रूढ़िवादी और आमूल परिवर्तनवादी, ये शब्द सभी काल और परिस्थितियों में एक समान अर्थ नहीं रखते हैं। इनके जो है अर्थ भी समय और परिवेश में बदलते रहते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराएं देखेंगे और परिवर्तन के संदर्भ में उसमें क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें कि समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। और ये जो घटना है वो था रूस की क्रांति। और रूस की क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा किस प्रकार से बना, इसके हम विकास और उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी के संबंध में। दोस्तों समाज के परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी समूह क्या होता था, तो उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। और शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार जो थी चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। लेकिन उदारवादी जो समूह था ये वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी
विरोधी थे। और उदारवादी शासक क्या चाहते थे? उदारवादी जो समूह था वो ये चाहता था कि सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार के किसी भी अधिकार का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार बनी जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और पूरी तरह से न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए जो कानून हैं उनके अनुसार शासन चलाए। तो दोस्तों, उदारवादी समूह जो था वो काफ़ी हद तक वर्तमान जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके सिद्धांतों पर आधारित था और यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। लेकिन देखिए, आज जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो उस समय जो तत्कालीन समय में उदारवादी समूह था उसमें सारी चीज़ें लोकतंत्र जैसी तो थीं, लेकिन ये समूह लोकतंत्रवादी या डेमोक्रेट नहीं था। और ये लोग क्या थे? सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में भी नहीं थे, क्योंकि लोकतंत्र में दोस्तों सभी लोगों को समान माना जाता है और सबको राजनीतिक समानता का अधिकार दिया जाता है, यानी सभी लोग राजनीति में जो है वो भाग ले सकते हैं। दोस्तों, उदारवादी समूह का ये मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को, यानी जिसके पास संपत्ति है उसी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये तो आपने जान लिया उदारवादी समूह के बारे में। अब आइए रेडिकल समूह या उग्र परिवर्तनवादी लोग क्या थे। तो ये लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो और बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। यानी रेडिकल समूह जो था, आमूल चूल परिवर्तनवादी या उग्र परिवर्तनवादी जो समूह था, इसमें क्या था कि जो है महिला मताधिकार की बात किए और ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। लेकिन यहीं पे उदारवादी जो थे, ये उदारवादी बड़े लोग या जमींदार और उद्योगपतियों को विशेषाधिकार दिलवाना चाहते थे। दोस्तों, जो रेडिकल परिवर्तन समूह या रेडिकल समूह के लोग थे वे निजी संपत्ति के विरोधी तो नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण का या संपत्ति का इकट्ठे हो जाने का विरोध जरूर करते थे। तो ये देखिए, आपने आमूल परिवर्तनवादियों के बारे में जाना। रूढ़िवादी कौन से लोग थे? कंजर्वेटिव्स। तो दोस्तों, रूढ़िवादी तबका जो था वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे और पुराने समय में, यानी देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में जो रूढ़िवादी थे आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते वे ये मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं और लेकिन वो ये चाहते थे कि अतीत का भी सम्मान किया जाए और अतीत को पूरी तरह से ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव भी हुआ और 19वीं शताब्दी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट भी कर दिया था। दोस्तों, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो औद्योगिक समाज क्या है और उससे क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जो राजनीतिक रुझान था एक नए युग के प्रारंभ का संकेत था और ये दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का भी था। ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का भी काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। तो दोस्तों, जैसे जैसे विकास होता है, तो जैसे जैसे हमारे समाज का विकास होता है उसी प्रकार से परिवर्तन भी होते हैं। औद्योगिकरण तेजी से चल पड़ा था और औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया था। काम के घट्टे यानी जो पाली होती थी बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम मिलती थी। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई थी दोस्तों, लेकिन बेरोजगारी और बढ़ गई थी और शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में क्या था? उदारवादी
यानी जो लिबरल्स थे और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए। ये 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उस समय के एक व्यक्ति के दृष्टि से दिखाई गई है। दोस्तों क्या हुआ कि जब समस्याएं बढ़ गई थीं तो रेडिकल और उदारवादी जो थे दोनों इन समस्याओं का हल खोजने का प्रयास कर रहे थे और लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे और उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें ये लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था और उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। दोस्तों इस कारण से क्या हुआ कि 19वीं सदी के शुरुआती दशक में समाज परिवर्तन या सोशल चेंजिंग के जो इच्छुक लोग थे, बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकार बनी और उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी जो थे क्रांति के पक्ष में थे, तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो थे वो क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों और 1815 के बाद इटली की राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। और दोस्तों भारत सहित दुनिया भर के सभी राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। एक प्रश्न है दोस्तों, गिसेप्पे मेजनी कहाँ का था? तो ये इटली का एक राष्ट्रवादी नेता था। अब आइए देखते हैं यूरोप में समाजवाद का आना, यानी यूरोप में समाजवाद का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। दोस्तों समाज का जो पुनर्गठन थी उसकी संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था और उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो रहा था। समाजवादी क्या थे, उनकी विशेषता क्या थी? तो समाजवादी दोस्तों निजी संपत्ति या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसके विरोधी थे। वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व नहीं मानते थे और समाजवादियों का मानना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था सारी समस्याओं की जड़ है। दोस्तों समाजवादियों का तर्क ये था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे या लाभ यानी अपने प्रॉफिट से मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। और समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। तो दोस्तों यूरोप में जो समाजवाद का आना था ये एक क्रांतिकारी या बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। समाजवाद की मूल मान्यता ये है कि जो संपत्ति है उस पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, संपत्ति समाज की साझा संपत्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी एक बड़ा बदलाव चाहते थे ताकि उत्पादन और संपत्ति के साधनों पर सभी लोगों का यानी समाज का पूरे समाज का अधिकार हो। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है और समाजवादी संपत्ति का आधार क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों समाजवादियों के पास भविष्य की बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में एक समन्वय या न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना करने का प्रयास किया।
और कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वो चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से भी सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। जैसे फ्रांस में दोस्तों लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। यानी इस पर किसी व्यक्ति को या निजी व्यक्ति को उस पर लाभ पूरा पूरा नहीं मिलता था। दोस्तों कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा। कार्ल मार्क्स एक समाजवादी विचारक था और कार्ल मार्क्स जो 1818 में जन्म हुआ और 1822 में उसकी मृत्यु हुई थी 1882 में। और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895, इसने इस दिशा में कई तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपति का स्वामित्व है और पूंजीपति जो है जो लाभ कमाता है वो मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का मानना था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। और अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा और ऐसे समाज में सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी समाप्ति हो जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की समाप्ति हो जाएगी और उस पर सोशल जो है स्वामित्व स्थापित हो जाएगा, मार्क्स का मानना था। दोस्तों भविष्य के इस समाज को मार्क्स ने कम्युनिस्ट या साम्यवादी समाज का नाम दिया और मार्क्स का ये भी विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी और उसकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। और दोस्तों मार्क्स की जो विचारधारा है वो मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है और इसमें उसने एक साम्यवादी समाज का चित्रण किया है जिसमें न तो कोई वर्ग रहेगा, यानी न कोई वर्ग रहेगा और ना ही निजी संपत्ति रहेगी, यानी इसमें शोषण भी नहीं होगा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। और साम्यवादी समाज ऐसा होगा उसमें न तो वर्ग होगा और ना ही राज्य होगा, यानी वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना साम्यवाद में हो जाएगी। दोस्तों समाजवाद के लिए समर्थन कहाँ से मिला इसके बारे में जानते हैं। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार जो था वो पूरे यूरोप में फैल गया था। दोस्तों समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू किया, यानी मजदूर संगठन बनने शुरू हो गए थे और संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष यानी जो एक ऐसा साझा कोष स्थापित किया तथा काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में दोस्तों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसपीडी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वो पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली और फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही जो है फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी ही पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा था। दोस्तों रूसी क्रांति के बारे में आइए जानते हैं। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में ये समीकरण उलट गया था। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और फरवरी 1917 में राजशाही का पतन हो गया और अक्टूबर की घटनाएं जो थी उसको ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ
क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, रूसी साम्राज्य 1914 में कैसा था? 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये देखिए, जार निकोलस द्वितीय का चित्र यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, रूस की राजधानी मास्को है और मास्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूस के साम्राज्य के अंग थे। और ये साम्राज्य जो था ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे और इस साम्राज्य के तहत रहने वाले में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध लोग भी शामिल थे। यहाँ पर देखिए 1914 का यूरोप और चित्र में रूसी साम्राज्य और पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए रूसी साम्राज्य जो है बहुत विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ था। दोस्तों, अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था उस समय, इसके बारे में जानना जरूरी है। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी यानी कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था और रूस के साम्राज्य का लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत इतना नहीं था जितना कि रूस में था। जैसे फ्रांस और जर्मनी में खेती पर जो निर्भर आबादी थी 40% से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन रूसी साम्राज्य के जो किसान थे अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे और रूस अनाज का बड़ा एक्सपोर्टर यानी निर्यातक भी था। दोस्तों, रूस में उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को जो थे ये प्रमुख औद्योगिक इलाके हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर उत्पादन वहाँ पे कारीगर करते थे और कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे और बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था और उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने जो थे उद्योगपतियों की निजी संपत्ति होते थे और मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग जो होते थे बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर होते थे नियमों का उल्लंघन रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था भी मौजूद थी और रहने की व्यवस्था इसलिए की जाती थी कि वहीं पे मजदूर रहें और उनका जो है फैक्ट्रियों में काम होता रहे। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है। क्रांति पूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर हैं। वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। दोस्तों, सामाजिक स्तर पर या सोशल लेवल पर देखा जाए तो मजदूर जो थे वो बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे से संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी अंतर था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले जो था वेतन बहुत कम मिलता था और ये वेतन मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक होती थी और मजदूरों के बीच जो अंतर था या फासला था उनके पहनावे और व्यवहार में भी दिखाई देता था। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन जो थे बहुत ही कम थे।
दोस्तों, मजदूरों में जो अंतर था, इन अंतरों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित की गई थी। दोस्तों, देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंत, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वो लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति जो थी फ्रांस जैसी नहीं थी। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। लेकिन रूस के किसान ये चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए और बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे और कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़ी पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं होने लगी। दोस्तों, क्या है स्थिति कैसी थी कि रूसी किसान जो था यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से अलग थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों की ज़मीन बांटता था। तो आइए जानते हैं रूस में समाजवाद कैसे आया। दोस्तों, 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था और इस पार्टी में एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। लेकिन कुछ रूसी समाजवादी थे जो उनको लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में क्या हुआ कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी या समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और ये मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए और किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा जो था समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन रूस का एक मार्क्सवादी विचारक था और उसका मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब हैं, कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ पूंजीपति हैं जो नौकरों से खेती करवाते हैं। इन आपसी विभेद और अंतर के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन जो कि बाल्शेविक खेमे के मुखिया थे, वे सोचते थे कि जार या राजा शासित रूस जैसे दमनकारी शासन में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण भी होना चाहिए। दूसरा खेमा जो मेनसेविक था, वो मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। रूस में उथल पुथल का समय जो था वो था 1905 की क्रांति का समय। रूस में एक निरंकुश राजशाही शासन था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी के शुरुआत में जार जो था राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई और 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। उसमें हुआ ये कि रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जो जदीदियों ने मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन मिला था।
रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि वास्तविक वेतन से 20% तक की गिरावट आ गई, और उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई थी। 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूर आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया गया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि करने और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। और इस दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार के महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कॉसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, लगभग 300 घायल हुए, और इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इस घटना से हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगी, और ऐसे में हुआ कि नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा का बहिष्कार किया, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर और इंजीनियर तथा अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी थी। दोस्तों, 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी थी। तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। 1905 में ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदी लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित कर दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया था। पहला विश्व युद्ध पर और रूसी समाज। तो पहला विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की यानी केंद्रीय शक्तियां थीं, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। और इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया, और इस युद्ध को फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है। इस युद्ध में शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन भी कम होने लगा, और जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगीं। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगार्द रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। दोस्तों, जारीना यानी जार की पत्नी महारानी जो थी, अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारी, खासतौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से अलग थी। पश्चिम में क्या था? पश्चिम में जो सैनिक थे पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे के सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। दोस्तों, पूर्वी मोर्चे पर सेना ने बहुत बड़ा फासला तय कर लिया था, और सैनिक भी काफ़ी ज़्यादा मारे जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया, और 1914 से 16 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और रूसी सेनाएं पीछे हटने लगी। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक न सके। फसलें और इमारतें जब नष्ट हो गईं, तो इससे रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए, और इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही युद्ध से तंग आ चुके थे, और अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। तो क्या परिस्थितियां बनी प्रथम विश्व युद्ध के समय, आप समझ गए होंगे।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चित्र दिया गया है, पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाहियों को इस चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों, युद्ध से केवल आम जनजीवन पर ही असर नहीं पड़ा, उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब बाहर से मिलने वाली जो सप्लाई थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था और वहाँ से अब वो सामान रूस में नहीं आ सकते थे। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं, अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया, देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप जो थी वो ठप पड़ने लगी और ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे भी होने लगे। दोस्तों, पेट्रोगार्द में या सेंट पीटर्सबर्ग में फरवरी क्रांति किस तरह से हुई थी? देखिए, सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोगार्द के हालात बहुत खराब थे। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रख के शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी और उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी और संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई। तालाबंदी का मतलब ये होता है फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना। तो 22 फरवरी को जब मुख्य फैक्ट्री में एक तालाबंदी कर दी गई तो अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया और बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व जो था औरतें कर रही थीं। इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया था। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच जो था वो नेव्स्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई और इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार, उस समय 25 फरवरी का दिन था, उस समय सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए और सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी और यहीं से पेट्रोगार्द सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन क्या हुआ? तो अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम या इंटरिम गवर्नमेंट बना ली और ये तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। और फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोगार्द की जनता के हाथ में था। सोवियत का अर्थ होता है रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन का नाम है सोवियत।
फरवरी क्रांति में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी और ये अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थी। और दोस्तों ये जो था जल्द ही जैसे आपने पढ़ा है कि फरवरी क्रांति जो था उसमें महिलाओं ने जो है वो फैशनेबल इलाके और ड्यूमा और जो बिल्डिंग थी उसको घेरा था। फरवरी के बाद क्या हुआ? तो अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी थे, भूस्वामी थे और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोगार्द सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गईं। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के जो ज़्यादातर लेख थे उनको अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, लेकिन फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीने की घटनाओं में उनकी सोच बदल गई। यहाँ अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित करते हुए लेनिन की एक बोल्शेविक छवि यहाँ पर दर्शाई गई है। दोस्तों गर्मियों के दिनों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई और ये कमेटियां जो थी इनके माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद भी बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगीं। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के में जो थे अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। और इसके अलावा सरकार ने फैक्ट्रियों को चलाने वाले मजदूर द्वारा की गई कोशिशों को रोकना और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में जो किसान थे और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे, भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थीं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर देखिए जुलाई के दिनों में 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थन प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। अक्टूबर 1917 की क्रांति क्या थी इसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में लेनिन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री जो था सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोगार्द सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्राटस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाना है। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने
आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया और अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई और ख़ास तौर से मास्को में, लेकिन दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। यहाँ पर रूस की क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। 1850 से 1880 रूस पर समाजवाद पर बहस होने लगी थी। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति हुई। 1917 में 2 मार्च को जार द्वारा पदत्याग किया गया और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। 1918 से 20 में गृह युद्ध की चपेट में रहा रूस। 1919 में कॉमिंटर्न का गठन किया गया और 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हुई। कॉमिंटर्न क्या है दोस्तों? कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये शब्द जो है दो शब्दों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जो है शुरुआती जो है उसका संक्षिप्त रूप है कॉमिंटर्न। अक्टूबर के बाद क्या बदला? दोस्तों, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर लोगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन अब सरकार के नियंत्रण में था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, ताकि बेघर बार या ज़रूरतमंद लोगों को रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं और इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी यानी बुदियोनोक्का का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाई। जनवरी 1918 में असेंबली में बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उसका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमत के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लियोटस्क में जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई थी। अब क्या हुआ कि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का दर्जा दे दिया गया और रूस जो था एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU और NKVD का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों को पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। दोस्तों, अक्टूबर क्रांति और रूसी जो था ग्रामीण इलाके जो थे, इनके दो दृष्टिकोण थे। तो देखिए, एक जो है 25 अक्टूबर 1905 को क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई, लेकिन एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा है कि उसकी परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइल मिखाइलोविच, जो कि जागीर का मालिक था, शांत था। लड़कियां भी, इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। तो ये दो स्थितियां उत्पन्न हुई। अब आइए जानते हैं गृह युद्ध या जो है वहाँ पे जो रूस में गृह युद्ध क्या हुआ उसके बारे में। दोस्तों, बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का जब आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे।
गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों यानी रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों यानी ग्रीन्स और जार समर्थक जो व्हाइट्स थे उनका नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलने फूलते नहीं देखना चाहती थीं। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स कौन थे? तो दोस्तों व्हाइट्स जो थे वो जार के समर्थक थे। ये व्हाइट्स में निजी संपत्ति के जो लोग हिमायती थे उन्हें ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया और उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से ये कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी और मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। और हालात ये थी कि दोस्तों लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक जो थी वो सरकार क्या चाहती है। दोस्तों अक्टूबर क्रांति के समय में मध्य एशिया में दो दृष्टिकोण थे। एम.एन. राय ने भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और जो है वो भारत, चीन और यूरोप में कॉमिंटर्न के प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा कि मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया था जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब ये था कि अब किर्गिज या किर्गिस्तान लोग एक बार फिर से अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे और जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उसके साथ नारा लगाने लगा। दोस्तों आंशिक रूप से जो था समस्या क्या थी? समस्या से निपटने के लिए गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया। तो सोवियत संघ की स्थापना या यूएसएसआर की स्थापना 1922 में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया था और उसे राजनीतिक स्वतंत्रता देगी। लेकिन बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थीं। इसलिए क्या हुआ कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का प्रयास जो था वो आंशिक रूप से सफल हो पाया था। समाजवादी समाज का निर्माण। तो गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी थी जिसका सामाजिकरण किया गया था और जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती थी। इसके अलावा शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की व्यवस्था लागू की गई और दोस्तों जो है योजनाएं बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं, और इन योजनाओं के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की कीमतें स्थिर की गईं और तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में इस दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई। लेकिन तेज निर्माण कार्यों में जो था कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया और इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे और एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा दोस्तों महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई, वहाँ बच्चे खेलते थे। सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाने लगे। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे
क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण क्या था? दोस्तों, नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज बेच नहीं सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज देने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। और दोस्तों, 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। और ये तर्क दिया गया कि इस फैसले के पक्ष में एक तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं और उनका सामूहिकीकरण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में उस सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बना दिए गए और इसके बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती यानी कोलखोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया और बहुत सारे लोगों को जो इससे सहमत नहीं थे उनको देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था वे न तो अमीर हैं न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से इन खेतों पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था जारी रखी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकीकरण के कारण या इसके बावजूद भी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि फसल खराब होने से सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया और ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद की विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इसमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। दोस्तों, क्या स्थिति है विशाल सामूहिक फर्मों में काम करने के लिए? यहाँ पर देखिए किसान औरतें जुटी हैं। अब आइए जानते हैं रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं, लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों के जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया और सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कोमिंटर्न में हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ यानी 1939 में, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है और विश्व समाजवादी आंदोलन में इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों में कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से व्यापक पुनर्विचार किया गया। दोस्तों, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले लोगों में जो थे भारतीय भी थे और इनमें से कई कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए थे।
भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में किया गया था और दोस्तों इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। रूस जानने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा था। दोस्तों हिंदी में आर एस अवस्थी ने 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थाट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी थीं। उनके अलावा एच डी विद्यालंकार ने द रिबर्थ ऑफ रसिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया नामक पुस्तकें लिखीं और इन विषयों पर मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 की कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे हैं। ये शौकत उस्मानी की हिस्टोरिक ट्रिप ऑफ द रिवोल्यूशनरी की लिया गया है। इसके अलावा रूस से रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1930 में लिखा कि मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता और बहुत सारी जगह मजदूरों की है। और दोस्तों यहाँ पे अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है, ऐसे लगता था। देश के किसानों के बारे में मैं सोचने लगा और यहाँ पर लोग जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे, ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसी को क्या होगा कि इन लोगों ने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन को पछाड़कर उतार फेंका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 9वीं कक्षा के इतिहास, भारत और समकालीन विश्व का दूसरा अध्याय, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद कैसे फैला और रूस के संदर्भ में आपने इसका स्पेशल अध्ययन किया। ये अध्याय काफ़ी लंबा खिंच गया है, लेकिन आप इसे आसानी से पढ़ते और समझते चलिएगा। आपको फिर भारत और जो रूसी क्रांति है या रूसी क्रांति का विश्व के अन्य देशों पर और भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को आप आसानी से इसके द्वारा समझ पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।